हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ गौरव शर्मा। और आज मैं आपके साथ कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूं। और ये जो प्रॉब्लम है ये रिलेटेड रहेंगी केमिकल बॉन्डिंग से। और केमिकल बॉन्डिंग को हिंदी में रासायनिक आबंधन भी बोला जाता है। ये जो आपकी प्रॉब्लम्स रहेंगी ये रिलेटेड रहेंगी यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम से, सीएसएन नेट के एग्ज़ाम से, गेट के और आईआईटी जैम के एग्ज़ाम से। तो चलिए वन बाय वन सभी क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। और सबसे पहली जो प्रॉब्लम है उसमें हमसे पूछा जा रहा है द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम टेक प्लेस ड्यू टू। क्वेश्चन है कि जो आपके एटम्स होते हैं वो कंबाइन क्यों होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो इसमें दिया जा रहा है एक्वायर स्टेबिलिटी बाय इंक्रीज इन एनर्जी। सेकंड ऑप्शन है एक्वायर स्टेबिलिटी बाय डिक्रीज इन एनर्जी। थर्ड ऑप्शन है एक्वायर हाई एनर्जी स्टेट एंड द फोर्थ वन इज एक्वायर इनस्टेबिलिटी। तो यहाँ पे चार ऑप्शन हमको दिए गए हैं और इसमें से कोई एक सही है। तो देख लेते हैं कौन सा यहाँ पे सही होगा। देखिए अगर हम बात करें एटम्स की तो एटम्स आपस में क्यों बाइंड करते हैं, क्यों आपस में बॉन्ड बनाते हैं, ताकि वे नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर सकें। सपोज़ किसी दो एटम हैं और वो आपस में या तो शेयरिंग से बॉन्ड बनाए या फिर कंप्लीट ट्रांसफ़र से बॉन्ड बनाए। तो वो बॉन्ड बनाते क्यों हैं, ताकि वो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर सके। और जो आपकी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कम्प्लीटली फिल्ड होती है और उनकी एनर्जी लो होती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें एटम जब बाइंड करेंगे या फिर इसलिए बाइंड करेंगे ताकि उनकी जो एनर्जी है वो डिक्रीज़ हो जाए। एनर्जी डिक्रीज होने से इनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि जो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। तो जब भी आपके एटम कंबाइन होंगे वो हमेशा क्या करेंगे, स्टेबिलिटी गेन करेंगे और उनकी जो एनर्जी होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी और स्टेबिलिटी ये एक्वायर कर लेंगे। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कभी भी एटम जब भी बाइंड करेंगे जब उनकी एनर्जी डिक्रीज़ हो और स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं उनके अंदर कौन कौन से बॉन्ड होते हैं। ट्रांजिशन मेटल इन देयर कंपाउंड शो। तो बोला जा रहा है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं वो अपने कंपाउंड में किस तरह के बॉन्ड को दिखाते हैं। तो देखिए फर्स्ट है आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटेलिक एंड आयनिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड और आयनिक एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो देखिए जो आपके ट्रांजिशन मेटल होते हैं उनके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बनते ही बनते हैं, ये तो आपको पता ही है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बनते हैं कि जो लाइगेंड होते हैं वो अपने लोन पे डोनेट करते हैं मेटल की साइड, इसलिए वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। लेकिन साथ साथ यहाँ पे आयनिक बॉन्ड भी देखने को मिलते हैं। सपोज कीजिए K4 FeCN6 का अगर हम एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे जो अंदर वाला ब्रैकेट है इसके अंदर तो हमारा बन रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन साथ में जो काउंटर आयन बने हैं, काउंटर आयन जो लगे हैं इनके साथ यहाँ पे आयनिक बॉन्ड भी बनते हैं। तो हम ऐसा ओवरऑल बोल सकते हैं कि जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उसके अंदर दोनों तरह के बॉन्ड देखने को मिलते हैं, आयनिक बॉन्ड एज वेल एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ट्रांजिशन मेटल हमेशा दोनों तरह के बॉन्ड बनाता है, आयनिक एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलिए आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है जो रिलेटेड है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम से। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या हमसे पूछा जा रहा है। फॉर द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट। तो हमें बताना है कि हाइड्रोजन के जो स्पेक्ट्रम है उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहली बात यह है व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल लाइमन सीरीज इज ऑब्टेन। एंड द स्टेटमेंट सेकंड ये है द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज आर इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। तो देखिए ध्यान रखेंगे जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम आता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो ये हमेशा, और जब ये वापस आएगा ये क्या करेगा, ये लाइमन सीरीज़ देगा। हाइड्रोजन के केस में जब भी आपका स्पेक्ट्रा आता है तो ये लाइमन सीरीज़ को देगा। ये किसको देगा, लाइमन सीरीज़ को देगा। और जो आपकी लाइमन सीरीज़ होती है वो हमेशा अल्ट्रा वायलेट रीजन में ही आती है। तो हाइड्रोजन के केस में हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा वो लाइमन सीरीज़ में आएगा। साथ ही साथ
वो यूवी रीजन में भी आता है। तो यहाँ पे ये दोनों क्या हैं, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। हाइड्रोजन हमेशा जब भी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा वो लाइमन सीरीज़ में आएगा या फिर लाइमन सीरीज़ को ये शो करेगा। साथ में जो लाइमन सीरीज़ होती है वो हमेशा अल्ट्रा वायलेट रीजन में ही आती है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा जिसमें लिखा है बोथ 1 एंड 2। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा बिल्कुल करेक्ट मैच हुआ है। तो देख लीजिए, जैसे H2SC पहला ऑप्शन दिया गया है H2SC और इसके आगे लिखा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिए जो आपका H2SC होता है ये जो ग्रुप है SC ये ऑक्सीजन फैमिली से है और ये जो SC होता है इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले पाता है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा तो हमारी पहली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। दूसरी बात ये है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन होते हैं। ये 3 एलिमेंट ही ऐसे हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं। जो आपका सिलेनियम है ये कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेता है, तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। चलिए बात कर लेते हैं स्टेटमेंट सेकंड की। स्टेटमेंट सेकंड में देखिए क्या बोला जा रहा है, 3 सेंटर बॉन्ड B2S6। यहाँ पे डाई बोरोन हमको दिया गया है और बोला जा रहा है कि इसके अंदर 3 सेंटर बॉन्ड बनता है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से होता है। इसमें 2 बोरोन आपस में कनेक्टेड होते हैं, फिर से बना लेते हैं स्ट्रक्चर को। इसमें 2 बोरोन होते हैं और 2 हाइड्रोजन ब्रिज का काम करते हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ब्रिज का काम करते हैं और 4 हाइड्रोजन यहाँ टर्मिनल फॉर्म में रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरऑल अगर हम बात करें, अगर बोरोन के B2S6 की बात करें तो इसमें एक बॉन्ड ऐसा है जो 3 सेंटर बना है। इस तरह का ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे डाई बोरोन का, और ये डाई बोरोन का स्ट्रक्चर है। और आप देख लीजिए, आप इसमें ये जो वाला बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है ऊपर वाला, ये कैसा है आपका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। तो ये बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट सेकंड बिल्कुल सही है कि B2S6 के अंदर क्या होता है, 3 सेंटर बॉन्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इन 3 सेंटर के बीच में शेयर रहते हैं, इसलिए इसको 3 सेंटर बॉन्ड बोला जाता है। 3 सेंटर बॉन्ड को हम बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज बनाना बॉन्ड, दिस इज नोन एज बनाना बॉन्ड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट को भी हम चेक कर लेते हैं, पाई बॉन्डिंग इन GeH4। तो देखिए जो आपका G है वो कहाँ से लिया गया है, वो कार्बन फैमिली से लिया गया है जो कि सिलिकॉन के नीचे आता है और सिलिकॉन के नीचे आता है, और ये हमेशा कोवलेंट बॉन्डिंग ही करता है। GeH4 कैसे होता है, जैसे CH4 होता है। तो यहाँ पे जो सभी बॉन्डिंग आएगी वो कोवलेंट आने वाली है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत है। चलिए लास्ट देख लेते हैं कि इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि BF3 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। BF3 में सभी के सभी बॉन्ड कैसे बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ A एंड B बॉन्ड। आपका जो A एंड B बॉन्ड होता है, सपोज कीजिए आपके 2 एटम हैं जिनके बीच में बॉन्डिंग है और इनके बीच में जो आयनिक कैरेक्टर है वो किस फॉर्मूले से दिया जाता है। तो यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 16XA - XB। यहाँ पे जो XA और XB है ये क्या है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन एटम A एंड B। तो ये जो आपका है ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है A एंड B के बीच में। तो पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है 16XA - XB + 3.5XA - XB का स्क्वायर। एक तो यहाँ पे एक फॉर्मूला ये हो गया, और 3 ऑप्शन हमको और भी दिए गए हैं। तो हमें बताना है करेक्ट फॉर्मूला क्या है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को निकालने के लिए। तो देखिए जो करेक्ट आंसर है किससे हम निकाल पाएंगे,
वो हमारा है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम किसी बॉन्ड के अंदर आयनिक करैक्टर को पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है 16 XA माइनस XB प्लस 3.5 XA माइनस XB का स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, किसी बॉन्ड में आयनिक करैक्टर को बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन ऐसा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आयंस इन्वॉल्व पाई बॉन्डिंग, इनमें से किस में पाई बॉन्डिंग है। तो देख लेते हैं किसके अंदर पाई बॉन्डिंग आ सकती है। तो देखिए जो आपका नाइट्रोजन है इसके साथ 3 CH3 ग्रुप लगे हैं जो कि कोवलेंट बॉन्डिंग से लगे हैं, तो इसके अंदर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। तो इसके अंदर कोई पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। NH3 के अंदर भी कोई पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि ये सेम होगा जैसे CH3N होगा। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं सेकंड ऑप्शन की SiF6 नेगेटिव, इसमें जो सिलिकॉन है उसने 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं और ये अपना d ऑर्बिटल यूज़ करता है। d ऑर्बिटल यूज़ करके ये पाई बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करता है, इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका SiF6 नेगेटिव। SiF6 नेगेटिव के अंदर हमेशा पाई बॉन्ड पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन स्यूडो हैलोजन है या फिर कौन सा आभासी हैलोजन है। तो ऑप्शन दिए गए हैं ICI, KI3, CN2 एंड I2। तो देखिए जो आपके स्यूडो हैलोजन होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे CNN हो गया, दीज आर स्यूडो हैलोजन, या फिर आपके पास NN है जिसमें नाइट्रोजन और कार्बन होते हैं, उसको हम बोलते हैं कि स्यूडो हैलोजन है। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो ये इंटर हैलोजन कंपाउंड है, दिस इज इंटर हैलोजन कंपाउंड, दिस इज इंटर हैलोजन कंपाउंड। और जो KI3 है ये हमारा एक आयनिक कंपाउंड है, KI3 इज आयनिक कंपाउंड। जो I2 है वो एक हैलोजन गैस है, ये स्यूडो हैलोजन नहीं है। तो अगर हम ओवरऑल देखें यहाँ पे केवल एक ऐसा ऑप्शन बचा है जिसके अंदर कार्बन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है और यही हमारा क्या है, स्यूडो हैलोजन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है द वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर कोज बाय इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे बोलता है कि अगर हमारे पास इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है उनमें जो अट्रैक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है। तो देखिए जो आपके इंड्यूस्ड डाइपोल होते हैं वो हमेशा वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होता है। तो जो आपके इंड्यूस्ड डाइपोल होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन होती है वो किसकी वजह से लगती है, वंडर वॉल्स फोर्स की वजह से लगती है। जो वंडर वॉल फोर्स होते हैं वो बहुत ही वीक फोर्सेस होती है और उसकी वजह से इनके अंदर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होती है। इनके अंदर आयनिक फोर्स नहीं होती, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं होती और कोऑर्डिनेशन फोर्स भी नहीं होती है। तो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट के अंदर या फिर इंड्यूस्ड डाइपोल्स के अंदर हमेशा वंडर वॉल फोर्स ही होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ गया है वो है ऑप्शन नंबर D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है ग्रेफाइट हैज़ अ लेयर लैटिस एंड द लेयर्स आर जॉइंट टुगेदर बाय। तो बोल रहा है कि जो ग्रेफाइट होती है वो लेयर लैटिस रखती है और जो उनकी लेयर होती है वो कैसे जॉइन होती है। तो देखिए जो आपकी ग्रेफाइट होती है, ग्रेफाइट में एक 6 मेंबर रिंग होती है और ये लेयर्स फॉर्म में रहती हैं। कुछ इस तरह के यहाँ पे स्ट्रक्चर ग्रेफाइट में देखने को मिलते हैं। इस तरह से लेयर प्रेजेंट होती हैं और ये लेयर एक दूसरे की क्या होती है, ऊपर नीचे होती है। जैसे यहाँ पे एक लेयर नीचे रहेगी और ये एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट रहती है, ये इंटरेक्ट रहती है वीक वंडरवॉल फोर्स से। वीक वंडरवॉल फोर्स से ये इंटरेक्ट रहती है, इसलिए ये एक दूसरे के ऊपर स्लिप भी कर सकती है। इसी से क्या होता है कि जो ग्रेफाइट होता है वो जो उसकी जो हार्डनेस होती है वो डायमंड से कम होता है और ये कंडक्टिविटी भी शो करता है। तो ग्रेफाइट के अंदर हमेशा वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से ये एक तो क्या करता है, स्लिपरी करेक्टर शो करता है, साथ साथ ये कंडक्टिविटी भी शो करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पेयर है।
तो देखिए जो आपका NiCO4 होता है इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज नहीं है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया क्योंकि इसमें NiCO4 दिया गया है। अगर हम बात करें XeF2 की, तो जो आपका Xe होता है ये एक इनर्ट गैस होता है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होता है, तो हमारे ये ऑप्शन भी तीनों गलत हो गए। अगर हम बात करें बोरोन की और एल्यूमिनियम की, ये दोनों एक ही ग्रुप से आते हैं और ये ग्रुप 13 होता है, और जो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसमें B26 डाइबोरोन और AlCl3 कैसे बिहेव करेंगे एज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पेयर। तो याद रखेंगे बोरोन और एल्यूमिनियम हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट की तरह बिहेव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, और इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट से हमें मैच करना है और देखते हैं कि कौन सा इसका सही आंसर आता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लुकास रिएजेंट की। देखिए जो आपका लुकास रिएजेंट होता है उसका जो करेक्ट फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा ZnCl2, जो कि एनाहाइड्रस फॉर्म में हो और साथ में कंसनट्रेटेड HCl हो। तो यहाँ पे जो लुकास रिएजेंट होगा वो मिक्सचर होगा HCl का और ZnCl2 का। तो ए का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगर हम बी ऑप्शन में देखें तो ए का ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है, जिसमें इससे भी हम इजीली इसको हम सोल्व कर सकते थे अकेले से, लेकिन हम सभी के फॉर्मूले देखने वाले हैं। अगर हम बात करें नेशनल रिएजेंट की, तो जो आपका नेशनल रिएजेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है KOH + K2HgI4। तो यहाँ पे सेकंड का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5। अगर हम बात करें सोरल सीमेंट की, तो जब आपका सोरल सीमेंट होता है उसमें MgCl2 × 5 MgOXH2 होते हैं, तो इससे सी का जो ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें एनहाइड्रोन की, तो जब आपका एनहाइड्रोन होता है वो होता है आपका MgClO4, इसको बोलते हैं हम एनहाइड्रोन। अगर हम बात करें इप्सोमाइट की, तो जो आपका इप्सोमाइट होता है वो होता है आपका MgSO4 × 7H2O। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा वो आ जाएगा बी में ये सभी ऑप्शन करेक्टली मैच किए गए हैं। और ये जो रिएजेंट है इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि यूपी पीजीटी में इनकी पूछे जाने की चांसेस ज़्यादा रहती है और इनसे क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि जो डिबे-हक्कल रूल होता है या फिर डिबे-हक्कल लिमिटिंग लॉ होता है उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। तो देखिए जो डिबे-हक्कल होता है आपका, उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है उसमें क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। log k पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल टू वोट -0.5 और मोड में होता है z पॉजिटिव z नेगेटिव और साथ में अंडर रूट में i होता है। जो आपका यहाँ पे i होता है दिस इज़ आयनिक स्ट्रेंथ। ये क्या होता है, आयनिक स्ट्रेंथ होता है। और यहाँ पे z पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, चार्ज ऑन आयन है। और यहाँ पे ये वैल्यू होती है a की और ये वैल्यू होती है 0.5। अगर हम एक्चुअल में फॉर्मूला देखें तो log k इक्वल टू वोट -a ZA/ZB और अंडर रूट में i, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आप देख लीजिए इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला नंबर सेकंड है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जो आयनिक स्ट्रेंथ है उसका अंडर रूट लिया हुआ है और इसमें अंडर रूट ही होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें स्टेटमेंट ए दिया गया है और उसका रीज़न दिया गया है। तो देखिए इन एक्वस सॉल्यूशन बोरिक एसिड बिहेव एज मोनोबेसिक एसिड बट नॉट एज ट्राइबेसिक एसिड। ये हमको स्टेटमेंट दिया गया है और रीज़न इसका ये है, इन बोरिक एसिड मोलिक्यूल बोरोन एटम इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड हैज़ गुड टेंडेंसी टू कंप्लीट ऑक्टेट इन इट्स वैलेंसी सेल बाय occupating an electron pair on oxygen atom in OH2 and release H positive atom according to the reaction। देखिए होता क्या है, जो आपका बोरोन होता है या फिर बोरिक एसिड होता है उसमें 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं।
इसमें 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और जब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं वाटर के साथ या फिर एक्वस में इसको लिया जाता है तो होता क्या है कि जो आपका बोरोन होता है ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, जिससे क्या करता है ये इस OH2 के जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं उनको एक्सेप्ट करने लगता है। जैसे ही ये इसको एक्सेप्ट करता है यहाँ पे कुछ इस तरह की स्पीसीज बन जाती है BOH4। ये क्या करेगा, इसके OH को अपने साथ रख लेगा और साथ में इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिलीज़ करेगा इन द मोनोमेरिक फॉर्म। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो बिल्कुल सही है कि जो बोरिक एसिड होता है वो मोनोबेसिक होता है, क्योंकि यहाँ पे ये एक H पॉजिटिव ही रिलीज़ करता है। अगर हम इसका रीज़न देखें तो रीज़न भी बिल्कुल एग्जैक्ट इन्होंने सही दिया है कि जो बोरिक एसिड मॉलिक्यूल होता है उसमें जो बोरोन होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और वो क्या करता है अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन के लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। इस तरह से वह क्या करेगा, सिर्फ एक H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करेगा, इसलिए ये मोनोबेसिक बन जाएगा। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है और जो रीज़न है वो दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि जो ए है और आर है दोनों ही सही है और आर ए का बिल्कुल करेक्ट इसका एक्सप्लेनेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से वो कौन सा मॉलिक्यूल है या आयन है जिसके अंदर 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट हैं और 3 कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हैं। तो देखिए वन बाय वन हम सभी को डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें PF5 की तो PF5 के अंदर जो 5 फ्लोरीन हैं वो फॉस्फोरस के साथ 5 के 5 जो बॉन्ड बनाते हैं वो कोवलेंट होते हैं, उनमें से कोई भी बॉन्ड कोवलेंट नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। अगर हम बात करें FeCO5 की तो FeCO5 में सभी के सभी बॉन्ड कोऑर्डिनेट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो CO है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनर लाइगेंड होता है और ये लोन पेयर डोनेट करता है आयरन को। तो इसमें सभी के सभी जो बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, इसके अंदर कोई कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड हमारे गलत हैं। अब बात कर लेते हैं इंडीनियम Cl5 की और SnCl5 नेगेटिव। देखिए जो Sn होता है वो मैक्सिमम 5 बॉन्ड बनाता है, जिसमें से 4 बॉन्ड बना लेता है कोवलेंट और 1 बॉन्ड ये बनाता है कोऑर्डिनेट, जिसमें ये अपने d ऑर्बिटल का यूज़ करता है। तो यहाँ पे जो SnCl5 नेगेटिव है इसमें 4 बॉन्ड तो होते हैं कोवलेंट और 1 बॉन्ड होता है आपका कोऑर्डिनेट। लेकिन हम बात करें इंडीनियम पेंटाक्लोराइड की, इसमें जो इंडीनियम होता है वो 3 बॉन्ड बनाता है कोवलेंट और 2 बॉन्ड बनाता है ये कोऑर्डिनेट। इन 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बनाने के लिए अपना d ऑर्बिटल ये यूज़ करता है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो C है, जिसमें इंडीनियम क्या करेगा 3 बॉन्ड सिग्मा बनाएगा और 2 बॉन्ड कोऑर्डिनेट बनाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए अपना ये d ऑर्बिटल यूज़ करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड हैज़ द फॉलोइंग बॉन्ड, इनमें से कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो इसके लिए हमें स्ट्रक्चर पहले बनाना होगा। देखिए पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2H2O8। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ये इसका फॉर्मूला है। और अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो देखिए इसके स्ट्रक्चर में 2 सल्फ़र होते हैं जो कुछ इस तरह से बॉन्डिंग करते हैं। इसमें 2 ऑक्सीजन एक सल्फ़र के साथ डबल बॉन्ड बनाती है और 2 ऑक्सीजन पेरोक्साइड लिंकेज में इन्वॉल्व होती है। तो ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। मैं फिर से इसको बना देता हूँ एक बार, रुकिए। यहाँ पे 2 सल्फ़र होते हैं जो कि सेंटर में रहते हैं इस तरह से, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन पेरोक्साइड लिंकेज का काम करते हैं इस तरह से, और 2 OH ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसको बोलते हैं पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड। और इसमें होता क्या है कि यहाँ पे एक पेरोक्साइड लिंकेज होती है और जो पेरोक्साइड लिंकेज होती है उसका फॉर्मूला होता है O2 नेगेटिव। O2 नेगेटिव को हम बोलते हैं पेरोक्साइड। अगर O2 एक नेगेटिव है उसको बोलते हैं हम सुपर ऑक्साइड। दिस इज सुपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो डाइसल्फ्यूरिक एसिड होता है या फिर पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड होता है उसके अंदर क्या होती है, एक पेरोक्साइड लिंकेज होती है।
साथ ही साथ जो पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड होता है उसकी बेसिसिटी 2 होती है, क्योंकि यहाँ पे 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन से मैच कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है हमारा बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे O2 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। 2 नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये क्या होगा, ये एक पेरोक्साइड लिंकेज को रखेगा। और उस स्ट्रक्चर में हमने देखा कि पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड के अंदर पेरोक्साइड लिंकेज ही प्रेजेंट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज केमिकली इनर्ट। इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो केमिकली इनर्ट है। देखिए केमिकली इनर्ट वो चीज़ें होती हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है उसको हम बोलते हैं कि ये केमिकली इनर्ट है, या फिर जिसकी जो आउटर सेल होती है वो बिल्कुल कंप्लीट होती है। तो देख लेते हैं, जो अगर हम बात करें SF4 की, तो SF4 में यहाँ पे जो इनका ऑक्टेट होता है या फिर आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होते हैं, क्योंकि जो सल्फ़र होता है वो SF6 को बना सकता है, इसलिए अभी क्या है ये अनसेचुरेटेड है, और अनसेचुरेटेड होने की वजह से ये केमिकली इनर्ट नहीं है। अगर हम बात करें SF2 की, तो ये भी क्या है केमिकली इनर्ट नहीं है, क्योंकि ये इसके पास टेंडेंसी है कि ये और फ्लोरीन को अपने साथ रिएक्ट करा सकता है। अगर हम बात करें XeF2 की, तो XeF2 भी केमिकली इनर्ट नहीं है, क्योंकि ये और भी कंपाउंड बनाता है। XeF2 के साथ ये XeF4 भी बनाता है, XeOF4 भी ये बनाता है। तो यहाँ पे इसका जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये इनर्ट नहीं है। इस केस में भी इसके जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट नहीं है, ये भी इनर्ट नहीं है। अगर हम बात करें SF4 की, तो इसके भी जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये भी इनर्ट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें SF6 की, तो जो SF6 है वो केवल ऐसा यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है जो केमिकली इनर्ट है, क्योंकि इसने अपना जो आउटर सेल है उसको कंप्लीट किया हुआ है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका SF6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि जब PCl5 रिएक्ट करता है Cl नेगेटिव के साथ तो वो देता है PCl6 नेगेटिव। जब PCl5 की रिएक्शन हम कराते हैं Cl नेगेटिव के साथ तो ये हमें देता है PCl6 नेगेटिव। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जिसमें जो फॉस्फोरस है वो किस तरह से बिहेव करता है, एज अ लुईस बेस, एज अ लुईस एसिड, न्यूट्रल और ननो प्रभाव। तो देखिए होता क्या है इस रिएक्शन में कि जो आपका फॉस्फोरस होता है वो क्लोरीन को, आने वाली क्लोरीन का जो लोन पेयर है उसको अपने d ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करता है, जिसकी वजह से जो आपका फॉस्फोरस है वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। ओवरऑल होता क्या है कि जो क्लोरीन है वो क्लोराइड है वो अपना लोन पेयर डोनेट करता है फॉस्फोरस को, और फॉस्फोरस इस लोन पेयर को अपने d ऑर्बिटल में ले लेता है, जिसकी वजह से जो फॉस्फोरस होता है वो एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट है कि PCl5 में जब Cl की रिएक्शन कराएंगे तो फॉस्फोरस लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें हमसे पूछा जा रहा है विच वन इज़ द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। इनमें से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड का। तो देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ एक क्वेश्चन में। इसको हम क्या बोलते हैं, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे सही नहीं है। H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज़ नॉट पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। तो ऑप्शन बी और सी हमारे गलत हो गए हैं। जो आपका H2SO3 होता है, H2SO3 को हम सल्फोरस एसिड बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड सल्फोरस एसिड, दिस इज नोन एज सल्फोरस एसिड। ये इसके अंदर कोई पेरोक्साइड लिंकेज नहीं होती है। तो ऑप्शन बच गया हमारे पास H2SO5। और अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है H2SO5 का वो कुछ इस तरह से होता है। इसमें एक सल्फर होता है जो सेंटर में होता है, 2 ऑक्सीजन कुछ इस तरह से बॉन्ड बनाती है डबल बॉन्ड के साथ, और साथ में एक यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज होती है कुछ इस तरह से।
और अब आपका बचा है H2SO5 है, तो हमने 4 ऑक्सीजन यूज़ की है, 1 हाइड्रोजन यूज़ की है, तो इधर लग जाता है आपका OH ग्रुप। दिस इज़ नोन एज मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज़ प्रोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, और इसका एक और नाम भी होता है, दिस इज़ कैरो एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं, कैरो एसिड भी बोलते हैं, कैरोज एसिड। और ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कैरोज एसिड का फॉर्मूला क्या है। तो कैरोज एसिड का जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारा H2SO5। H2SO5 को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है इन एल्केली मेटल नाइट्राइड, कोई एल्केली मेटल है, एल्केली मेटल बोले तो ग्रुप फर्स्ट की मेटल है, और उसका हमने नाइट्राइड बनाया है, तो उसके अंदर क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन या फिर 10 इलेक्ट्रॉन। देखिए अगर एल्केली मेटल्स नाइट्राइड बनाती है तो उसका फॉर्मूला होता है M3N, इसका फॉर्मूला होता है M3N, और जब इसको हम डिसोशिएट करते हैं तो ये आता है 3M पॉजिटिव और साथ में N के ऊपर 3 नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल देखें इस नाइट्राइड के अंदर नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है, और जब कोई एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तब उसके जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं आता है, इसका मतलब जो पहले एटॉमिक नंबर था वही रहेगा। तो N3 के अंदर नाइट्राइड के अंदर एटॉमिक नंबर तो बिल्कुल सही रहेगा, सेम ही रहेगा, 7 का 7 ही रहेगा, और एटॉमिक नंबर ही आपके प्रोटॉन होते हैं। जितना जिसका एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसके पास प्रोटॉन होते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें नाइट्राइड की N3 नेगेटिव की, तो इसमें प्रोटॉन तो 7 ही हैं, लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की तो यहाँ पे जो आपका नाइट्रोजन है उसके पास पहले इलेक्ट्रॉन 7 थे और 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10। तो इसके पास टोटल 7 प्रोटॉन हैं और 10 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला सही आएगा वो ए बिल्कुल सही आएगा नाइट्राइड के लिए, क्योंकि नाइट्राइड के पास 7 प्रोटॉन होते हैं, साथ में 10 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू एल पाउलिंग स्केल या फिर एल पाउलिंग एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन 2 एटम ए एंड बी। तो बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसे निकालेंगे ए और बी के बीच में बाय यूजिंग एल पाउलिंग एक्सप्रेशन। तो देखिए जो एल पाउलिंग एक्सप्रेशन है उन्होंने क्या एक्सप्रेशन दिया था, XA माइनस XB इक्वल टू वॉट 0.1071 एंड डेल की पावर हाफ। इन्होंने ये एक फॉर्मूला दिया था जिससे हम इजीली किन्हीं 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सही करेक्ट आंसर है वो है ए, लेकिन यहाँ पे बहुत सिमिलर सी वैल्यूज़ दी गई है, आप देख सकते हैं सब में ये तो सेम है और साथ में जो डिफरेंस आ रहा है वो बहुत ही कम है। तो आपको बहुत ही सावधानी के साथ ये आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, बहुत आपको केयरफुल रहना होगा, क्योंकि इनमें जो ऑप्शन है उनकी जो वैल्यूज़ है वो बहुत मिलती जुलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू पाउलिंग स्केल XA माइनस XB इजकल टू वॉट 0.1017 डेल की पावर हाफ, ये इसका क्या हो गया, एक एक्सप्रेशन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है अ 3 सेंटर्ड बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन, कौन सा ऐसा एक कंपाउंड है या फिर मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 3 सेंटर बॉन्ड बनता है। पहला ऑप्शन हमको दिया गया है डाइबोरेन, सेकंड दिया गया है साइक्लोप्रोपेन, तीसरा है सिलेन और चौथा है लिथियम हाइड्राइड। तो देखिए अगर हम बात करें डाइबोरोन की, मैंने इसको पीछे अभी कराया आपके क्वेश्चन में, इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनते हैं। यहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनते हैं, इसलिए ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। पहले ऑप्शन क्या है यहाँ पे करेक्ट है। साइक्लोप्रोपेन की अगर हम बात करें तो साइक्लोप्रोपेन कुछ इस तरह से होता है, लेकिन यहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनते, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन चारों तरफ से कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे कोई भी एक कार्बन ब्रिज की तरह बिहेव नहीं करता है।
बात करते हैं लिथियम हाइड्राइड की। ये एक आयनिक बॉन्ड होता है, इसमें 3 सेंटर बॉन्ड नहीं बनता है, ना ही ये सिलेन में बनता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारा डाइबोरोन, और डाइबोरोन का फॉर्मूला होता है B2H6, और इसका जो पॉइंट ग्रुप होता है वो होता है आपका D2H। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है B2H6। बार बार ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है इससे रिलेटेड कि इसमें 3 सेंटर बॉन्ड होता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसका पॉइंट ग्रुप D2H होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि जो डाइमराइजेशन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की वो किस कारण से होती है। डाइमराइजेशन इज इन कार्बोक्सिलिक एसिड इज ड्यू टू। तो देखिए जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है दिस इज COOH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। और होता क्या है कि दूसरा जो कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसके बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगती है। सॉरी, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। मैं फिर से इसको बनाता हूँ, 1 मिनट रुकेंगे। अगर हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके पास जो ये हाइड्रोजन है ये किसी दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लगता है, ये किसी दूसरे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लगता है, जिसकी वजह से 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आपस में कंबाइन रहते हैं या फिर डाइमर फॉर्म में रहते हैं। तो याद रखेंगे जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमराइजेशन होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही होगा। तो मेन रीज़न यही है डाइमराइजेशन का कार्बोक्सिलिक एसिड का कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 तरह की होती है, इंट्रामोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो बॉन्डिंग होती है जिसमें 2 मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बने, और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो बॉन्डिंग होती है जिसमें सेम मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए अब हमसे पूछा जा रहा है व्हेन अ न्यूट्रल एटम इज कन्वर्टेड इनटू कैटायन। जब एक न्यूट्रल एटम होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कैटायन में, तो क्या होता है? डिक्रीज इन एटॉमिक नंबर एंड इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, अ डिक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन साइज। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो देखिए जब किसी एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है, सपोज कीजिए न्यूक्लियस है और इसके ऊपर ये सेल बने हैं, सब सेल है, इनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सपोज कीजिए ये इलेक्ट्रॉन 2 प्रेजेंट थे और आपने क्या किया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो जो न्यूक्लियस की सारी फोर्स इस पे और इसके ऊपर लग रही थी, अब वो सारी फोर्स यहाँ पे ना लग के कहाँ लगने लगेगी, इसी के ऊपर लगने लगेगी, जिससे न्यूक्लियस बहुत पावर से आउटर सेल को अपनी तरफ खींचने लगेगा, जिसकी वजह से जो साइज़ होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। जब भी कैटायन बनता है न्यूट्रल एटम से तब क्या होगा, जो साइज़ होगा वो डिक्रीज़ होने लग जाएगा, क्योंकि जो हमारे न्यूक्लियर चार्ज होता है, न्यूक्लियर की जो फोर्स होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और जब आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियर की फोर्स इंक्रीज़ होगी तो डेफिनेटली आपका साइज़ डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाए या फिर इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया जाए तब उसका साइज़ बड़ा होने लगता है, क्योंकि जो आपकी न्यूक्लियर फोर्स होती है, न्यूक्लियस की पावर होती है, वो सभी इलेक्ट्रॉन पे कम लगती है और साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। जब भी किसी एक न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा वो कैटायन बन जाएगा, और जब भी वो कैटायन बनेगा उसका साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स बोथ कोवलेंट एंड आयनिक बॉन्ड। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड रखता है। तो देखिए हम डिस्कस कर लेते हैं सभी ऑप्शन को। अगर हम बात करें कार्बन टेट्राक्लोराइड की, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का ऐसा स्ट्रक्चर होता है जैसे मीथेन का, और इसके अंदर सभी के सभी बॉन्ड होते हैं कोवलेंट, तो इसके अंदर कोई आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। तो ऑप्शन ए हमारा हो गया है गलत। अगर हम बात करें CaCl2 की, तो जो आपका CaCl2 होता है वो ब्रेक होता है Ca2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव में, और इसलिए इसके बीच में जो बॉन्ड है
वो केवल आयनिक बॉन्ड है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया है। इसमें केवल आयनिक बॉन्ड है, इसमें क्या है कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन हमें ऐसा मॉलिक्यूल ढूंढना है जिसके अंदर कोवेलेंट और आयनिक दोनों बॉन्ड हो। NaCl की अगर हम बात करें तो NaCl एक आयनिक कंपाउंड होता है और इसके बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो आयनिक होते हैं। चलिए, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया है। लास्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं NH4Cl। तो देखिए NH4Cl का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये रहता है अमोनियम की फॉर्म में NH4 और इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और बाद में होता है यहाँ पे Cl नेगेटिव। तो इस नाइट्रोजन ने इन हाइड्रोजन के साथ बनाया है कोवेलेंट बॉन्ड और इस क्लोरीन के साथ बनाया है एक आयनिक बॉन्ड। तो NH4Cl एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड होने के साथ साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट है। 4 यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है और यहाँ पे एक आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हमारा है NH4Cl, क्योंकि इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होने के साथ साथ एक आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज अ बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को शो करेगा। तो देखिए, जब H2I2 के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा 2HI बनाएगा, इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनता है। अगर हम बात करें Mg12O2 की तो इसकी रिएक्शन करने से बनेगा MgO, जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता है। अगर Cl की कॉम्बिनेशन कराएं तो यहाँ पे बनेगा Cl2, जो कि एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और सबसे लास्ट वाला ऑप्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्ड बना, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बना और यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बना है। अब बात कर लेते हैं लास्ट वाले ऑप्शन की। इसमें क्या है कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसकी रिएक्शन जब हम कराएंगे किसी एसिड के साथ, बोले तो H पॉजिटिव के साथ, तो इसके जो लोन पेयर होंगे ये डोनेट करेगा इस हाइड्रोजन को बॉन्डिंग के लिए, और जो बॉन्ड बनेगा वो कुछ इस तरह से बन के आएगा। यहाँ पे इस हाइड्रोजन के ऊपर आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको, H पॉजिटिव को, जिससे वो चेंज हो जाता है H में। तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब H2O का जो ऑक्सीजन है लोन पेयर डोनेट करता है H पॉजिटिव आयन को, तो वहाँ पे कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है sp एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन। ऐसा कौन सा यहाँ पे एग्जाम्पल है चारों में से जिसके अंदर sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है। तो चलिए देख लेते हैं ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल रहेगा जिसके अंदर sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट रहेंगी। सबसे पहले देख लेते हैं एसिटिलीन। एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है जो कि आपका एल्काइन का फॉर्मूला होता है। तो देखिए इसके अंदर अगर हम यहाँ पे बात करें इस कार्बन की तो ये sp हाइब्रिडाइज है और ये भी क्या है sp हाइब्रिडाइज है, क्योंकि जहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पे कार्बन sp हाइब्रिडाइज होता है। तो इसके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन तो प्रेजेंट है, लेकिन इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन हमारा ए सही नहीं है। बात कर लेते हैं सेकेंड ऑप्शन की, विनाइल एसिटिलीन में। तो विनाइल एसिटिलीन का अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो देखिए विनाइल का मतलब ये होता है कि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन जो होता है उसको विनाइल कार्बन बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूँ ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन को हम बोलते हैं विनाइलिक कार्बन, और विनाइलिक कार्बन पे जो ग्रुप लगा होता है उसको बोलते हैं विनाइलिक ग्रुप। तो यहाँ पे विनाइल पोजीशन पे क्या लगा है, ट्रिपल बॉन्ड लगा है जिसको हम बोल रहे हैं विनाइल एसिटिलीन। अब बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे इस कार्बन की हाइब्रिडेशन है sp2। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो यहाँ पे इन कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp। मैंने आपको बताया अगर कहीं आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होती है sp, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो होती है हाइब्रिडेशन sp2, अगर आपका सिंगल बॉन्ड हो कार्बन के साथ सारे तो वहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है जिसमें sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होती है। फिर भी मैं आपको मिथाइल एसिटिलीन का बना के दिखा देता हूँ। अगर हम बात करें मिथाइल एसिटिलीन की
तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि एक एसिटिलीन पे आपने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को हटा के एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया। इस केस में क्या होता है, इन कार्बन के ऊपर sp हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होती है। दिस इज sp, दिस इज sp। तो इसके अंदर sp2 प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ऑप्शन भी गलत हो गया है। लास्ट वाले की अगर हम बात करें डाई मिथाइल इथाइलिन की, एसिटिलीन की, तो इसमें क्या होता है कि दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं मिथाइल ग्रुप से। इस केस में इन दोनों हाइड्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन आती है वो sp आती है, और इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो बी है, विनाइल एसिटिलीन के अंदर sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होती है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि जब एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखता है तो वह कितने एटम से बॉन्डेड होता है। व्हेन द कार्बन एटम इन अ कंपाउंड इज sp2 हाइब्रिडाइज इट इज़ बॉन्डेड टू। तो देखिए अगर हमारे पास कोई ऐसा कार्बन है जिसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो मैंने आपको पीछे भी बताया अगर कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है किसी दूसरे कार्बन के साथ तो वहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन आती है वो sp2 आती है। तो एल्कीन जब भी होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। और यहाँ पे अगर हम देखें जो कार्बन होता है वो अपनी वैलेंसी 4 पूरी करता है। इसने ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना लिए हैं इस कार्बन के साथ, तो इसको अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए 2 बॉन्ड और बनाने पड़ेंगे। जब ये 2 बॉन्ड और बनाएगा तो यहाँ पे जो टोटल वैलेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 4। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि जब किसी कंपाउंड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है कार्बन की, तो कार्बन कितने एटम से अटैच होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो कार्बन है वो इस हाइड्रोजन के साथ भी बाइंड है, ये इस हाइड्रोजन के साथ बाइंड है, और इस कार्बन के साथ भी ये बाइंड है। उसी तरह से ये वाला कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ बाइंड है, इस हाइड्रोजन के साथ बाइंड है, और इस कार्बन के साथ बाइंड है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, ओवरऑल बात ये है कि जो एक कार्बन है वो 3 एटम से बाइंड है। तो यहाँ पे जो कार्बन एटम है वो 3 एटम से बाइंड है। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा आपका 3। लेकिन अगर हम वहीं पे बात करें एसिटिलीन की जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसके अंदर एक कार्बन 2 एटम से बाइंड होता है, एक इस हाइड्रोजन से और एक इस कार्बन से। अगर हम बात करें sp3 हाइब्रिडेशन में तो इसके अंदर एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से बाइंड होगा, इसलिए वो 4 एटम से बाइंड होगा। तो ओवरऑल कहने की बात ये है अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो वो 4 एटम के साथ बाइंड होगा, अगर sp2 है तो वो 3 एटम के साथ बाइंड होगा, अगर sp हाइब्रिडेशन है तो वो केवल 2 एटम के साथ बाइंड रहेगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं उसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है NH3 हैज़ अ मच हायर बॉइलिंग पॉइंट देन pH3 बिकॉज। हमसे पूछा गया क्वेश्चन है कि जो NH3 है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू pH3 के। इसका रीज़न हमें बताना है। ऑप्शन हम देख लेते हैं हमको क्या क्या दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 में हमसे बोला जा रहा है NH3 हैज़ अ लार्जेस्ट मोलिकुलर वेट। तो देखिए जो फॉस्फोरस है उसका मोलिकुलर वेट नाइट्रोजन से ज़्यादा है, इसलिए pH3 का जो मोलिकुलर वेट होगा वो NH3 से ज़्यादा होगा। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि जो मोलिकुलर वेट होगा वो pH3 का ही ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू NH3। दूसरी बात अगर हम देखें ऑप्शन NH3 अंडरगोज अम्ब्रेला इन्वर्जन, तो इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है इस स्टेटमेंट का। केवल हमसे ये पूछा जा रहा था कि pH3 और जो NH3 है उसमें किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, लेकिन ये जो अम्ब्रेला इन्वर्जन दिया गया है इसका यहाँ इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल भी सही नहीं है। थर्ड ऑप्शन हमसे दिया जा रहा है NH3 फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, NH3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, जो NH3 होता है वो हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है क्योंकि जो नाइट्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉस्फोरस से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। जिस भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होगा।
pH 3 में जो फॉस्फोरस है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेता है। इसलिए यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है NH3 फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, वो बिल्कुल सही है। NH3 हमेशा क्या बनाती है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। यहाँ पे डी ऑप्शन दे रखा है NH3 कंटेन आयनिक वेयरएज pH 3 कंटेन कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इन दोनों के अंदर ही कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आयनिक बॉन्ड होते हैं। इसके अंदर 3 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे और इनको हमने डिस्कस किया। और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और हमने अपने इस चैनल पे यूपी पीजीटी केमिस्ट्री के लिए एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम रोज़ाना इन क्वेश्चन को लेके आएंगे। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो कमेंट में बताइए, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और इससे आपके आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।